बच्चों, अपन बात कर रहे थे एम.एन. रॉय के आर्थिक विचारों की और उसमें हमने उनके कुछ विचार देखे थे। अब आगे देखते हैं। आगे उनका है नव मानववाद और ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। एम.एन. रॉय का विद्यार्थी जीवन उग्र राष्ट्रवादी से शुरू होकर मध्य में क्रांतिकारी समाजवादी और जीवन के अंतिम दिनों में अंततः नव मानववादी के रूप में परिवर्तित हो गया। यद्यपि वे अपने जीवन के लंबे समय तक साम्यवादी विचारधारा के समर्थक रहे, किंतु अंत में वे साम्यवादी समाजवाद के कट्टर आलोचक बन गए। इसके कई कारण थे, जैसे समाजवाद का भौतिकवाद, अवैज्ञानिक एवं कट्टरपंथी होना, दूसरा उनके द्वारा वर्ग संघर्ष को महत्व देना, तीसरा मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करना, चौथा मानवीय स्वतंत्रता का हनन कर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थन करना, पांचवा पूंजीवादी व्यवस्था की क्रमिक समाप्ति की दोषपूर्ण ऐतिहासिक व्याख्या करना, तथा छठा इनका था सहकारी समाजवादी नियोजन की बजाय सहकारी नियोजन का समर्थन करना। एम.एन. रॉय की नव मानववाद की अवधारणा उनकी एक मौलिक देन है, जिसमें वे मानव की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का समर्थन करते हुए मानव को आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु और अंतिम लक्ष्य मानते हैं। उनका स्पष्ट मत था कि प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी नहीं कि उसे अक्षुण्ण रखा जाए, और पाश्चात्य जीवन पद्धति भी मानवीय मूल्यों के ह्रास के कारण उपयुक्त नहीं है। अतः उन्होंने मानवतावादी जीवन पद्धति की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें व्यक्ति की योग्यताएं ही उसके कार्य करने और जीवन यापन की व्यवस्था का निर्णायक हो सके। और इस बात की पुष्टि उनके इस कथन से होती है कि यह पाश्चात्य अथवा भारतीय जीवन पद्धति का प्रश्न नहीं है। प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी नहीं है कि उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। पाश्चात्य जीवन पद्धति के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है। हमें आवश्यकता एक ऐसी जीवन पद्धति की जो एक मानवतावादी पथ है, जहाँ व्यक्ति की योग्यताएं ही निर्णायक होती हैं और उन्हें प्रणाली निश्चित करने की अनुमति देता है, जिसमें वे कार्य कर सकते हैं एवं जीवन यापन कर सकते हैं। एम.एन. रॉय की नव मानववाद की अवधारणा सार्वभौमिक विश्व राज्यवादी संकल्पना पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रवाद के स्थान पर विश्व बंधुत्व की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। रॉय का नव मानववाद अरविंद, टैगोर और गांधी जी की भांति मानव जाति के सहकारिता मूलक विश्वव्यापी एकता में विश्वास करता है। ये उन्होंने कहा भी है कि नव मानववाद सार्वभौमिक है, नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का सार्वभौम समुदाय राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं में प्रतिबंधित नहीं होगा। पूंजीवाद, फॉसिस्टवाद, समाजवादी, साम्यवादी एवं अन्य प्रकार के वर्गीकरण 20वीं शताब्दी में हुए मनुष्य के पुनर्जागरण के प्रभाव से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। एम.एन. रॉय शोषणकारी पूंजीवाद के और व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर प्रहार करने वाले साम्यवाद और समाजवाद की समाप्ति के पक्षधर थे। वे ऐसे सहकारी अर्थतंत्र के समर्थक थे जिसमें उत्पादन का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण और पारस्परिक सहयोग की भावना से जनता के अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। उनकी नव मानवतावाद की अवधारणा इस उद्देश्य से प्रेरित थी।
तो ये एम.एन. रॉय के आर्थिक विचार थे। अब हम निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो एम.एन. रॉय के इन आर्थिक विचारों के विश्लेषण से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके जीवन काल में उनके आर्थिक विचारों में काफ़ी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। वो अपने विद्यार्थी जीवन में उग्र राष्ट्रवादी, जीवन के मध्य में क्रांतिकारी समाजवादी और जीवन के अंतिम दिनों में अंततः नव मानववाद के प्रवर्तक बन गए। उन्होंने भारत में आर्थिक निर्धनता को दूर करने, कृषि में दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था को समाप्त कर सहकारिता आधारित कृषि पर जोर दिया। उद्योगों के विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका और आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास के पक्षधर रहे, जिसमें विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर लघु उद्योगों के विकास से बेरोजगारी दूर करने पर बल देते हैं। अंत में उन्होंने नव मानववाद की अवधारणा पर आधारित अर्थतंत्र की स्थापना का समर्थन किया। तो ये तो विचार हमारे प्रोफेसर एम.एन. रॉय के थे। बच्चों, ये जो पेपर है अपना भारतीय आर्थिक चिंतन, ये पेपर भारतीय विचारकों के विचारों का पेपर है, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जिन भी अर्थशास्त्रियों ने, जिन भी विचारकों ने अपने विचार दिए, अर्थशास्त्री तो इनमें सब नहीं है, लेकिन जिन ने भी अपने विचार दिए, उन विचारों का संकलन इसके अंदर किया गया है। तो ये हमारे प्राचीन आर्थिक, ये प्राचीन ग्रंथों से भी विचारों को लेता है। इसमें कौटिल्य, शुक्र, मनु, इनके विचार भी हैं, और ये विचार जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी इन विचारों को पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पहले पूरे विश्व में हम देखें तो इतने अलग अलग विषय नहीं हुआ करते थे। अर्थशास्त्र कोई एक अलग विषय नहीं था। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का ही एक अंग हुआ करता था, क्योंकि राजा ही सारे काम किया करता था। आर्थिक नियंत्रण या आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण भी राजा ही किया करता था। तो इसलिए हमारे यहाँ पर अर्थशास्त्र को कोई अलग विषय का दर्जा कभी भी नहीं मिला हुआ था, पूरे विश्व में नहीं मिला हुआ था। लेकिन 1900 प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, उन्होंने जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के बाद उन्होंने अपने जो आर्थिक विचार दिए, उसके हिसाब से उन्होंने इस बात को बताया कि ये अर्थशास्त्र भी एक अलग विषय है। तो एक अर्थशास्त्र को अलग विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का एक बड़ा श्रेय जो है वो प्रोफेसर एडम स्मिथ को जाता है। और उसके बाद 1930 की जब आर्थिक मंदी आई तो उस समय समष्टि अर्थशास्त्र पहले भी हमारे यहाँ पर था तो सही, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन 1930 की मंदी के बाद में उसे भी महत्व दिया जाने लगा, और तब से अर्थशास्त्र पूरी तरह से एक अलग विषय के रूप में उभर करके आया। और हमारे यहाँ पर भी हम ये देखें तो हमारे ये जो विचार हैं इन विचारकों के, हम अभी तो अपन इसी विषय की बात करते हैं, भारतीय आर्थिक चिंतन जो पेपर हमारा है उसकी बात हम करते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पर समय समय पर, क्योंकि प्राचीन चिंतकों ने क्या कहा, प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा है, वो तो हमने मनु, शुक्र, कौटिल्य के विचारों से देख लिया। लेकिन उसके बाद में हमारे यहाँ विदेशी साम्राज्य हमारे यहाँ था,
ब्रिटिश सरकार की हुकूमत हमारे यहाँ थी, तो उस समय दादा भाई नौरोज़ी हमारे आगे आए। उन्होंने ये बताया कि भाई किस तरह से ये ब्रिटिश सरकार हमारे इंडिया से एक योजनाबद्ध तरीके से सारा पैसा धीरे धीरे इंग्लैंड लेती जा रही है। तो इसको इन्होंने आर्थिक निकासी का सिद्धांत कहा। फिर आज अभी हमने बात की है इनके एम.एन. रॉय के विचारों की। तो एम.एन. रॉय ने भी उस समय की आर्थिक स्थिति को देख करके अपने विचार दिए कि हमारे यहाँ पर किसानों का और गरीबों का शोषण बहुत हो रहा है, तो उससे संबंधित विचार दिए। महात्मा गांधी ने अपने से संबंधित विचार दिए। उनके जो विचार थे कि हम अगर स्वतंत्रता चाहते हैं और हम अगर चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने चरखे को प्रतीक बनाया और अपने विचार दिए। विनोबा भावे थे, उन्होंने अपने आर्थिक विचार दिए। उन्होंने ये कहा कि भाई जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी ज़मीन का दान दे दे। तो उन्होंने भूदान आंदोलन चला करके इसको दिया। इसके पीछे भाव यही था कि जिस व्यक्ति के पास में जो चीज़ ज़्यादा है वो अपने से कम वाले को कुछ दान करे। इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक विचार। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, तो उनके विचार जो थे वो ये थे कि देश का आर्थिक विकास अगर हमें करना है तो बड़े उद्योग धंधे हमें चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में बनी थी, तो इसलिए उसमें तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्होंने भारी उद्योग धंधों के ऊपर ही अपना जोर दिया। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, चौधरी चरण सिंह, J.K. मेहता, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन सब के विचार हम इस विषय के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।